मंडल, जय जोहार, जय श्रीराम। पहले तो आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि भाई हम कौन है, क्या कर रहे हैं, कहाँ से आगे, ये सब क्या है। दरअसल आपने सुना है कि अखिलेश यादव भी बोलते हैं कि भैया जातियों की गिनती कराओ, जाति जनगणना। सुना होगा, आजकल ये मुद्दा चल रहा है, विपक्षी पार्टियां भी बोल रही हैं। जातिवाद जनगणना को लेकर हम लोग 2.5-3 साल से लगातार गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं और ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है जो हमने 25 अगस्त 2021 में शुरू किया था। आने वाली 25 तारीख को इसी को 1 साल हो जाएगा। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद में 26 मई को नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल सैफई से उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम ये शुरू हुआ है और 17 फरवरी तक चलेगा पूरे यूपी में। और 17 फरवरी से हम लोग स्थायी आंदोलन करेंगे। हमारे चाचा जी कह रहे थे अभी कि मोदी से बचे रहिए ना, जेल में डालते हैं। वो पहले ही हमें जेल में डाल चुके हैं और कितनी बार भी जेल में डाले वह डालेंगे। जितने बार मुकदमा लगाने वो लगाए ले। किसानों के बच्चा न जेलों से डरे हैं न लक्षण से डरे हैं, ठीक है। और हम लड़ने वाली कौन है? हिंदू यूनिवर्सिटी जो बनारस में है, जिसको BHU कहते हैं, BHU में 27-29 छात्रावास बने। किसके पैसे से? हमारे आपके पैसे से, OBC स्पेशल फंड से। उनमें 4187 कमरे बने। 1,70,91,59,59,325 रुपया हमारा वहां लगाया गया, ठीक है। अब अच्छा, इसमें चौंकाने वाली बात क्या? चौंकाने वाली बात यह है कि ये 1 अरब रुपया, 1.25 अरब रुपया जो लगा है, 2 अरब के आसपास, ये OBC स्पेशल ग्रांट फंड जो हम लोगों का पैसा होता है हमारे लिए, जिसमें OBC में अहीर आते हैं, साक्य आते हैं, कुर्मी आते हैं, कोई आप लोग जानते होंगे, जो OBC की जातियां 80 जातियां उत्तर प्रदेश में हैं, उनके फंड के पैसे से BHU में 29 छात्रावास का निर्माण हुआ। 4187 कमरे बने और उन कमरों में OBC के बच्चों को रहने की अनुमति नहीं है। 4187 कमरों के हिसाब से अगर हम बात करें तो वैसे तो 4-4 बच्चे रहते हैं एक कमरे में, लेकिन हम 2 के हिसाब से अगर आंकड़ा 8000 का लेकर चले, 8000 के हिसाब से अगर हमारे 8000 बच्चे 2000 महीने का भाड़ा देकर के पढ़ रहे हैं कमरा किराए पे लेकर के, तो महीने का जाकर के होता है 1,60,00,000 रुपया 8000 का। यानी कि आपका साल में करीब 15 से 16 करोड़ रुपया केवल ऐसे ही लूट लिया जाता है। कौन बेईमानी कर रहा है? उन कमरों में कौन रह रहा है? जब हमारे लिए बने हैं तो किनको दिए गए? हमें तो नहीं दिए गए। तो ये एक केवल मोटा मोटा एक उदाहरण हमने आपको बताया, जो ताजा उदाहरण क्या है। मंडल कमीशन जब आया था, जो VP मंडल साहब, बिंदुसी प्रसाद मंडल, जो मुरहो मधेपुरा के थे, जमींदार थे और यादव समाज से थे, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, और इनको जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का जब चेयरमैन बनाया गया, तब उन्होंने मंडल आयोग गठन हुआ और उसकी सिफारिशें, रिपोर्ट तैयार करके सिफारिश की कि भाई OBC को जो 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए, नौकरियों में उनको आरक्षण मिले, एजुकेशन में आरक्षण मिले, छात्रावास में मिले, स्पेशल ग्रांट फंड उनके लिए दिया जाए। तमाम तरह की 40 सिफारिशें की गई। आज तक कितनी सिफारिशें लागू हुई? जो लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, क्या बता सकते हैं किसमें फॉर्म अप्लाई करते हो? अप्लाई किया है? ये जाना तरीका भाई हमारे जमाना में तो होते नहीं। किसमें, किस कैटेगरी में करते हो? OBC में ना। और जब OBC का आरक्षण ही खत्म हो जाएगा फिर किसमें करोगे? कुछ नौजवान हमारे साथ ये कहते हैं कि अरे हमें आरक्षण ये होते हैं, हम तो ऐसे ही कर लिए। तो 92 से पहले तुमने ऐसे ही कितने कर ले, लिस्ट हमारे पास दी हुआ है। 92 से पहले तुम्हारे कितने चपरासी वोट थे समाज में, उसकी लिस्ट आप लेके आओ। अधिकारी छोड़ दो, आप एक क्लास के ऑफिसर छोड़ दो, आज भी एक क्लास की रेंज में आप नहीं हो, ना के बराबर हो आज भी। तो आखिर हमारा जो 27% नौकरियां हैं जो लीगल है, अभी जो लागू हुआ है, वो कौन खा रहा है? 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारी 19,000 सीटों का घोटाला हुआ, किसने खाई? OBC की 19,000 सीटें कौन खा गया?
अगर ओबीसी के 19,000 सीटों का घोटाला नहीं होता तो ओबीसी समाज के, चाहे यादव शाक्य या कोई भी जो ओबीसी में आता है, 19,000 परिवारों को नौकरी मिलती, यानी कि 19,000 लड़के लगते हैं तो 19,000 परिवार सक्षम होते हैं, आर्थिक रूप से आगे बढ़ते, सामाजिक रूप से आगे बढ़ते। तो 19,000 सीटों का घोटाला किसने किया? इसलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक ही विकल्प है, जातिवार जनगणना हो। पहले सभी जातियों की गिनती हो और जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित हो। जनगणना जब होगी तभी पता चलेगा ना कि यादव कितना है, कोहरी कितना है, कुर्मी कितना है, लोध कितना है, निषाद कितना है, बिंद कितना है, नोनिया कितना है, दुनिया कितना है, चौहान कितना, अंसारी कितना है, तभी पता चलेगा। अब ऐसे तो नहीं चलेगा, आपके हमारे कहने से तो नहीं होगा कि यही 100 करोड़ है, चिल्लाते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है, भले ही आप 200 करोड़ हो। जब तक आंकड़ा नहीं है, वैलिड आंकड़ा नहीं है, दस्तावेज नहीं है, सरकारी आंकड़े नहीं है, तब तक तो नहीं माने जाओगे। है लोधी चिल्लाता रहे हम 50 करोड़ है, कुर्मी कोई भी चिल्लाता रहे, नहीं माना जाएगा ना। तो इसके लिए जरूरी क्या है, जाति जनगणना हो। और ऐसा भी नहीं कि जाति जनगणना का जो सवाल है वो नया है। जब देश गुलाम था तब भी जातियों की गिनती होती थी, ब्रिटिश हुकूमत जातिवार जनगणना करवाती है क्योंकि आंकड़े सामने आ रहे थे। अब तो अभी निर्णय 2 महीने पहले लिया है केंद्र सरकार ने। अभी तक जो आपको हमको बेरोजगारी के आंकड़े पता चलते थे कि इस साल देश में बेरोजगार इतने बढ़ गए, इस साल इतने बढ़ गए, सरकार ने उस पर भी रोक लगा दी है। अब किसी को यह भी नहीं पता चल पाएगा कि देश में कितने बेरोजगार हैं। कोई भी कानून, कोई भी नियम, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी योजना आंकड़ों से ही चलती है। सीधा सा अगर हम उदाहरण दें, हम अपने यहाँ कोई शादी विवाह करते हैं या कोई दावत, किसी को दावत पे बुलाते हैं तो पहले तो यही तय करते हैं कि भाई कितने लोगों को बुलाना है, कितने लोग आएंगे, उसी के आधार पर बनाते हैं ना पूरी व्यवस्था। तो भाई ठीक है 50 लोग आने वाले हैं तो 55-60 का कर लेते हैं, 10-5 का ज्यादा कर लेंगे, है ना। अब वही मान लीजिए कि अगर हम ये कहें कि भाई साहब आप ऐसा करो, अपने घर खाने की व्यवस्था रख लो, हम लोग आ रहे हैं, आप क्या करेंगे? आपके दिमाग में आया 5 लोग होंगे, 5 की व्यवस्था कर ली, हम तो 1 ही आए, नुकसान हो गया। या फिर आपने 50 की व्यवस्था कर ली, हमें 5 ही आए, तो भी नुकसान हो गया। तो आंकड़ों के बगैर तो कोई काम नहीं चलता है, आंकड़े चाहिए होते हैं। दुनिया के हर देश में आंकड़े जुटाए जाते हैं, ये भारत का सवाल नहीं है। और यह भी नहीं कि जातियों की गिनती बिल्कुल नहीं होती है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से दलित आदिवासियों की जातियों को गिना जाता है। क्यों गिना जाता है? क्योंकि संवैधानिक मजबूरी है, इसलिए उनको गिनना पड़ता है। अगर गिनती नहीं होती है तो देश में अगड़ी और पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं होती है। उसके पीछे का कारण क्या है? तो उसके पीछे का सिर्फ एक कारण है, जो सदियों से हकमारी ये करते आए हैं, अवैध कब्जा जो इन्होंने किया, बेईमानी करते आए हैं, उस घोटाले को छिपाए रखने के लिए अगड़ी और पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं कराते। जब पता ही नहीं चलेगा कि बेईमान कौन है, किसकी संख्या कितनी है, भाई सीधा सा दवा लिए कि मान लीजिए हमारा गांव है, क्या नाम है गांव का? अच्छा, अब इस गांव में मान लो उदाहरण के रूप में, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं, जब जाति जनगणना का सवाल आता है कि जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो लोग देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, जातिवाद फैला रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं। तो मान लो कि ये गांव हमारा है, इस गांव में एक आदमी कोई ऐसा हो जो खूब साधन संपन्न हो, उसके पास हजारों एकड़ जमीन हो, पैसा, गाड़ी, जो मतलब सारी सुख सुविधा हो। बाकी के लोग ऐसे हो जिन्होंने अगर शाम को खाना खा लिया तो सुबह खाने का इंतजाम नहीं है, रात में नींद नहीं आ रही, सुबह बच्चे को स्कूल भेजना है, उसकी फीस देनी है, नहीं तो मास्टर भगा देगा, है ना। शाम सुबह खा लिया तो शाम को बच्चे क्या खाएंगे, इसको लेकर के दिन भर परेशान है कि मजदूरी करने को भागता है, कहीं मजदूरी मिल जाए, किसी की बेगार मिल जाए, कहीं से 4 पैसे आ जाए ताकि हम शाम को अपने बच्चों को खिला दें। तो क्या आप ऐसे गांव को जहां एक आदमी सर्वे सर्वा संपन्न हो और बाकी सब बेहाल हो, ऐसे गांव को आप समृद्ध, खुशहाल और संपन्न गांव कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। तो जो कानून, जो नियम इस गांव पे, एक गांव पे लागू होता है, वही पूरे राष्ट्र पे लागू होता है। राष्ट्र की जो संपत्ति है, जो देश के संसाधन है, जिसपे 90% पर 10% लोगों का अवैध कब्जा है, 2-4 जातियों के संपन्न हो जाने से क्या राष्ट्र संपन्न, समृद्ध और विश्वगुरु बन जाएगा? जब तक राष्ट्र निर्माण में सबकी भागीदारी नहीं होगी। और वो भी 2-4% जो लुटेरी जातियां हैं, वो जातियां हैं जिनको हल्की मूठ पकड़ना वर्जित है, जिनको मेहनत करना वर्जित है, जो लूट के खाने में महारत हासिल रखती है, जो पाखंड फैला करके लोगों को लूटने में महारत हासिल रखती है, जो मूर्ख बना करके खाती आई है,
दो जातियां हैं। जो मेहनत कश जमात है, जिसने इस देश को सजाया संवारा और इतना सुंदर बनाया है, उस जमात की हालात इस देश में क्या है? उसको खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रोजगार नहीं, उसकी कोई सुनने वाला नहीं। तो इन सब समस्याओं से निकलने के लिए जरूरी है कि जातियों की गिनती हो और जनसंख्या के अनुपात में सभी को जिसका जितना हक बनता है वो दिया जाए। चाहे आरक्षण का सवाल हो नौकरियों में, चाहे जमीनों के बंटवारे का सवाल हो या सत्ता के बंटवारे का सवाल हो। अगर हमारी 10% आबादी है तो 100 में से 10 विधायक हमारे होने चाहिए, 10 सीटें हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, चाहे किसी की भी पार्टी हो, पूरी है ना? तो तब जाकर के वास्तविक न्याय होगा। किसान कभी किसी की बेईमानी की बात नहीं करता है। हम लोग सीधा कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जातिवार जनगणना करवा लो, किसी का हक हम खाना नहीं चाहते, लेकिन हमारा जो अब तक खाते आ रहे हो हम उसको भी माफ कर रहे हैं। आगे से हमारा मत खाओ, जो हमारा वाजिब है वो हमें दे दो। साथियों नमस्कार, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों आप देख रहे हो मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवार जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। दोस्तों इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें। यात्रा के जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएं। अपना कोई मीडिया नहीं है, अपना कोई तंत्र नहीं है। हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना है। शुक्रिया। जय मंडल, जय श्रमदान।